खेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और कल फिर छुट्टी है, तो उससे बीच में एक छोटा सत्र आप कह लीजिए आज के दिन, जबकि मार्केट्स में शुरुआती गैप डाउन रही और उसके बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि क्लोज आते आते वो तेज़ी उतनी नहीं रही जितनी रिकवरी के साथ आई थी, लेकिन फिर भी हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके इंडेक्स बंद हुआ। तो अगर किसी ने अभी मार्केट देखा तो उसको लगेगा कि बाजार फ्लैट बंद हुआ, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद हुए। आज इंट्राडे में 19,300 के भी नीचे इंडेक्स पहुंच गया था, 19,280-86 तक पहुंच गया था और वहां से रिकवरी आके बाजार में 19,652 क्लोजिंग देखने को मिली। तो करीब 300 अंकों के से ज़्यादा की रिकवरी इंडिसेस ने दिखाई है। निफ्टी में स्पेशली सेंसेक्स में बढ़िया रिकवरी रही, निफ्टी बैंक में रिकवरी रही, एफएमसीजी ने सपोर्ट किया, 0.5% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिली। अच्छी बाइंग आई थी आज आईटी स्पेस में, और आईटी में खास तौर से आपको इन्फोसिस आज मेजरली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, प्लस एचडीएफसी बैंक, माफ़ करिएगा, प्लस टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। बैंक्स में प्रेशर था तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। लास्ट आवर में वो डिवीज़ के नंबर आए, उससे अच्छी रिकवरी आई, डिवीज़ में भी सपोर्ट किया निफ्टी के अपमूव में। प्लस रिलायंस हैवी वेट, वहाँ से भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो हैवी वेट्स की तरफ से कुछ सपोर्ट था, इसलिए लोअर लेवल से रिकवरी थी, लेकिन बिकवाली थी आज पीएसयू में, फार्मा में, बैंकिंग में, जहाँ पर कुछ हद तक दबाव आज देखने को मिला। अदानी समूह के शेयरों में दो न्यूज़ फ्लोज थे। पहले वो अदानी पोर्ट के ऑडिटर का इस्तीफ़ा, नया ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट भी, प्लस वो आज सेबी की रिपोर्ट जो जमा होनी थी उसके लिए 15 दिन की और एक्सटेंशन। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में आज प्रेशर था अदानी समूह में। रिकवरी आई थोड़ी बहुत कुछ स्टॉक्स में, लेकिन मेजरली सब में प्रेशर ही था। इसके अलावा अर्निंग्स का इम्पैक्ट था और आज बहुत ही उलट अर्निंग्स चल रहे थे। मिसाल तौर पे एबीबी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी 3-3.5% टूटा। जेके सीमेंट अच्छे नंबर थे, फिर भी टूटा। जेएसपीएल बढ़िया नंबर थे, अनुमान से ऊपर थे, प्री पोजीशन भी था, इसलिए भी टूटा। कुछ जगहों पे अच्छे नंबर्स का रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था उलट, तो वो भी एक इम्पैक्ट था। बाकी मेटल में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा था, तो ओवरऑल मेटल की प्रेशर से भी मार्केट्स के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इन टोटल, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी थी, सेटलमेंट उसका अगले हफ्ते है, मतलब इसी हफ्ते के सेकंड पार्ट में है, तो इसीलिए मार्केट ने आज लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी भी आते हुए दिखाई पड़ी। अदरवाइज भी कोई शॉर्ट कैरी करके लेके नहीं गया। नियर टर्म में तो जानकार मान रहे हैं कि एक सपोर्ट जो था 19,300 के आसपास ही था, उसके नीचे थोड़ी क्लोजिंग होती तो और नुकसान करती, लेकिन अभी के लिए तो अच्छे ट्रिगर के तौर पर आप इसे देख ही सकते हो। बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं दोनों सवालों पर, यानी कि फेसबुक पे आने वाले सवाल और यूट्यूब पे आने वाले सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, थैंक यू शर्मा साहब, मुथूट के इनलाइन रिजल्ट्स के बाद भी आज स्टॉक 7% तक टूट गया, कैन वी ऐड हियर फॉर लॉन्ग टर्म? आज कमेंट्री कोई ख़राब नहीं है। नहीं सर, वो कमेंट्री अपने ही मैनेजमेंट आया था, हमारे ही आज मैनेजमेंट था, दोपहर 2:30 बजे, आप वहाँ सुन सकते हैं उनको। दो कमेंट्री भी ख़राब, मतलब कमेंट्री तो अच्छी थी उनकी, और नंबर भी कोई ख़राब नहीं थे मुथूट के, नंबर इन लाइन थे। आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी देखेंगे या फिर रेवेन्यू फ्रंट पर भी देखेंगे, जो एनआई फ्रंट होता है, वहाँ पर भी नंबर्स ठीक आए हैं। अच्छे नंबर नहीं कहूँगा, बहुत ख़राब नंबर भी नहीं कहूँगा, लेकिन इन लाइन नंबर थे, चाहे मुनाफे के नंबर के हिसाब से हो या एनपीए के हिसाब से भी हो। एक 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने किया अपनी एक आर्म में, वो भी आज उन्होंने अपने नंबर्स के साथ ही डिक्लेयर किया। लेकिन इट्स गुड टू गो, कंपनी कोई ख़राब नहीं है, आप समय दे सकते हो, चलता भी है, लेकिन वो बात अलग है कि चला बहुत था बीच में, वो एकदम से 800 से 1500 तक गया था, फिर वहाँ से टूट के नीचे 700-800 रुपये की रेंज में आया, फिर वहाँ से पुल बैक के बाद 1100-1200-1300 रुपये तक पहुँचा। अच्छी कंपनी है, आप होल्ड भी कर सकते हो। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा बेटर होते हैं इन सभी कंपनियों के लिए, क्योंकि वो गोल्ड फाइनेंसिंग, फेस्टिव, प्लस अच्छी फसल के बाद अच्छी रीपेमेंट्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर। लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, तो अभी तो आप इसमें आराम से बने रहो और कोई डिप्स का इस्तेमाल करो फॉर ऐड करने के लिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो शेयर में मूव ज़्यादा बड़ा है वहाँ रिस्क ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इतना मूव नहीं है, तो रीजनेबल रिस्क के साथ आप आराम से एंटर कर सकते हो। ओके, थैंक यू कैलाश जी। KEI एंड अपार इंडस्ट्री पे व्यू। विनोद सर, अपार इंडस्ट्री मुझे याद है 2 क्वार्टर पहले इसके शायद नंबर आए थे, या लास्ट क्वार्टर में 2400 रुपये 2600 रुपये के डिप आए थे इसमें नंबर के बाद। तभी मैंने बोला था कि ये बहुत अच्छी कंपनी लग रही है एंटर करने के लिए, और तब ये शायद 7 या 17 के मल्टीपल पर था। अब तो बहुत महंगा हो गया, कि वहाँ से डबल ही हो गया ऑलमोस्ट, और आज ही मैं देख रहा था 4200 के आसपास ऑलमोस्ट पहुँच गया। स्टिल आई
स्टिक टू द सेम थिंग कि आप इसमें बने रहो अगर आपके पास है तो। नया निवेश तो एटलीस्ट मत ही करो क्योंकि ऑलरेडी डबल हो गया है अपने भाव से। लेकिन कोई भी बड़ा डिप आए 8%, 7%, 10%, जो ये पिछले नंबर में भी आया था, तो मतलब ये जो लास्ट नंबर गए इसमें भी 8% का डिप एक ही दिन में दिया था इसने। सो ऐसा कोई भी डिप आपको मिले उस टाइम पे आप इसमें एक बार को कॉल ले सकते हो एंटर करने के लिए। लेकिन अभी के लिए अगर आपके पास है तो ही आप बने रहो। ये अपार इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली केस है। दूसरा नाम KEI, विनोद जी। KEI कंपेरेटिवली दोनों में तो सबसे सस्ता, तीनों में सबसे सस्ता है। दो ये 64 रुपये का शेयर पहुंच गया है, 2000 रुपया पिछले कुछ सालों में। लेकिन स्टिल ये बाकी पीयर से कंपैरिजन में सबसे सस्ता माना जाता है। सो यहाँ पर भी होल्ड करने में कोई बुराई है नहीं, वन। और अगर ये कहीं नीचे मिल जाए तो आप ऐड इनको भी कर सकते हो। तो दोनों कंपनियाँ बाय ऑन डिप भी हैं और साथ साथ गुड टू होल्ड भी हैं। तो आप ऐसे ही इसमें कॉल ले सकते हो और समय दो, पैसा इसमें भी बन सकता है अच्छा। अपार क्योंकि भागा बहुत है तो हो सकता है थोड़ा समय रुक कर चले, लेकिन अभी तो ये रुक नहीं रहा, अभी तो चल ही रहा है। तो चलने दिए, जब रुकेगा तब की तब देखी जाएगी। सो फार तो ये ठीक ही नंबर है। कोई आगे कुछ लॉस होता है, कोई नंबर वीक आते हैं तब देखते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आप बने रहो एटलीस्ट दोनों कंपनियों में। अब चलते हैं, शुड आई स्टार्ट SIP इन एशियन पेंट्स एंड करंट लेवल? अनिल जी देखो, ये बात सही है, कंपटीशन इंटेंस हुआ है। दो एशियन पेंट इज़ द लार्जेस्ट पेंट कंपनी ऑफ इंडिया, 42% मार्केट शेयर है। और जो बाकी पेंट कंपनियां हैं उससे कोई खास कंपटीशन है नहीं, जैसे कंसाई, बर्जर, शालीमार एंड जैसे इंडिगो का 6% मार्केट शेयर है, डिस्पाइट वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। इनके लिए थ्रेड बन रहा है ग्रासिम, क्योंकि ग्रासिम एक्सपैंड करेगा तो वो दिक्कत देगा इनके लिए। बट एक कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था, आप ट्विटर पे कभी मौका पड़े तो पढ़ना आप, डांगी साहब का। डांगी साहब जो ओनर हैं इस कंपनी के, उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने पिछले 40, 45, 50 साल में सिर्फ पेंट सूंघा, देखा, पिया और हर चीज़ पेंट ही रही उनकी लाइफ में। सो दे वर द क्रिएटर ऑफ दिस बिजनेस। दिस पूरे ये जो पेंट इंडस्ट्री है उसको उन्होंने क्रिएट किया है। तो उसके बाद सारे प्लेयर आए हैं, बीट कंसाई, बीट मतलब कंसाई पुराना प्लेयर था लेकिन फिर भी एशियन पेंट एक डोमिनेंट प्लेयर है स्पेस में, और बहुत समय से उन्होंने स्पेस को होल्ड किया है। आज भी फोर्थ टाइट है उनका। सो स्टिल वो क्योंकि धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं अपने होम फर्निशिंग बिजनेस में और बैकवर्ड इंटीग्रेट या फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने आप को बाकी कारोबारों के अंदर भी, जो कि उनके लिए अच्छे एवेन्यूज़ खोलेगा। बट स्टिल डोमिनेट करते हैं, तो पेंट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप SIP की बात कर रहे हो तो मैं फिर भी एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप अपने रिस्क को और मिटिगेट कर सकते हो। मिटिगेट ऐसा कर सकते हो, आप एशियन पेंट और ग्रासिम दोनों में SIP कर लो, या एशियन पेंट और पीडीलाइट दोनों में SIP कर लो, कि पीडीलाइट डोमिनेट करता है, अभी उसका कोई मोनोपोली, उसकी मोनोपोली किसी ने नहीं तोड़ी है अभी तक। लेकिन एशियन पेंट के केस में फिर भी अगर आपको लग रहा है रिस्क है ज़रा सा, तो बड़ा कॉम्पिटिटर ग्रासिम बनने की बात है तो ग्रासिम में SIP कर लो। दोनों में तो कोई तो चलेगा ही। वरना अल्ट्राटेक अनदर बिग प्लेयर, जो ग्रासिम का ही पेरेंट, मतलब ग्रासिम जिसका पेरेंट है, और वो भी एक बड़ा बढ़िया सीमेंट प्लेयर हो सकता है। सो आप जाना चाह रहे हो तो चारों कंपनियों में क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं था, आप चारों में ही आराम से अपनी SIP कर सकते हो कभी भी। और अगर आपको लगता है अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक ही सेक्टर की दो कंपनियों में या दो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में, इनके हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर लो। एक बार कोई चॉइस हो सकती है। ओके, अब चलते हैं कुछ फेसबुक के सवालों को, यूट्यूब के सवालों को लेकर। कॉनकॉर्ड SBFC IPO व्यू, रात सर अलॉट हो गया तो बैठे रहो, अभी तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी लिस्टिंग होने तो फिर देखते हैं, क्योंकि लोग तो बड़े बुलिश हैं इसको लेकर, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत क्वालिटी है। और ये भी बोला जा रहा है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन पता नहीं, मतलब अभी तो आप बने रहो। पहला अलॉट भी अलॉट है, दो अलॉट है, आराम से बैठो। रिस्क मिटिगेट करना है तो दो में से एक लॉट निकाल देना, बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा फिर तो लिस्टिंग पर। लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड करने की राय सो फार तो सारे इंडस्ट्री फेटर्निटी दे रहे हैं, क्योंकि HDB फाइनेंशियल जो थे, जो HDFC बैंक की एक आर्म है, उनको भी इसी मैनेजमेंट ने ही सेटअप किया है। सो मैनेजमेंट को लेकर लोग काफ़ी बुलिश हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन आप बने रहो अभी तो इसके अंदर, कुछ मत करो, होल्ड करो। लेट्स सी लिस्टिंग कैसे होती है उसके हिसाब से। HDFC बैंक, योगेश सर, एक ही चीज़ है, क्वालिटी बैंक है, टाइम लेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। अभी नहीं रहे इस साल भले ही, या अगले एक साल भले ही, लेकिन आगे चल के सब बराबर कर देगा। 1 2 जब तक ये पूरा मर्जर प्रोसेस चल रहा है
HDFC के साथ मर्जर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, जो भी टाइम रहेगा उस पूरी ड्यूरेशन के अंदर आपको ये पूरा मौका दे रहा है एक्यूमुलेट करने का। आराम आराम से इसी रेंज में एक्यूमुलेट करिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा कि अपने आप वापस हर चीज़ के टेलविंड में आ जाएगी। अभी जो हर चीज़ आपको हेडविंड में दिख रही है वो हर चीज़ के टेलविंड में आ जाएगी। अभी वो है कि इसमें फ्लोज बहुत धीरे होंगे, समय लगेगा, 4 किश्तों में आएगा फ्लो, बहुत समय से एक रेंज के अंदर है, सब बातें सही हैं। एक बारी ज़रा मर्जर प्रोसेस पूरा होने दीजिए। जिस दिन वो मर्जर प्रोसेस के बाद का प्रॉफिट आएगा अपने आप आपको भाव दिखाई पड़ जाएगा, ऐसे क्यों ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद क्यों चला है, तब प्रॉफिट सपोर्ट करेगा। सो टाइम लेगा, बट इट्स अ क्वालिटी एसेट टू ओन। आराम आराम से SIP करो, आराम आराम से एक्यूमुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेनुआ के नंबर सर, नीरज जी कल तो बहुत वीक आए थे, बाकी शुगर स्पेस में अभी तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर है। जो झटके आ रहे हैं ख़राब नंबर के, ये सिचुएशन सेक्टर की वीकनेस दिखा रहा है, और जैसे ही पैनिक आ जाएगा उस टाइम पे आप एंटर कर लेना बढ़िया ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अभी के लिए तो वेट कर लो, जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होती है सेक्टर में अकॉर्डिंगली कॉल लेना। लेकिन इस बार के 1 नंबर इनकी काफ़ी वीक थे, Q-on-Q बेसिस पे शायद ठीक थे, YoY में ठीक थे, वो मैंने ट्वीट किया था, देख लेना आप। लेकिन एक में वीक थे, एक साइड पे वीक, एक साइड पे बेटर, ये याद है मुझे। ABB फॉर लॉन्ग टर्म गुड टू होल्ड चना सर, और अगर आपके पास नहीं है तो आज के मौके का इस्तेमाल करके आप ऐड भी कर सकते हो। ये AI रिलेटेड कंपनियाँ या बाकी कैपिटल गुड्स रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनियों में से अगर आप शुमार ढूंढ रहे हो तो बढ़िया कंपनी है। एक ही फ्लॉ की वैल्यूएशन महंगा है, और उसको मिटिगेट करने का एक ही तरीका कि मेजर प्रमोटर होल्डिंग मल्टीनेशनल जाइंट प्रमोटर के पास है। सो अगर वैल्यूएशन महंगी है भी तो भी आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी है ही नहीं बाज़ार में, तो जिसको भी लेना है यही लेना है। सो मतलब इन्हीं शेयरों में से लेना है। सो जहाँ इक्विटी फ्लोट छोटा होता है वहाँ पर वैल्यूएशन का कंसर्न होता है। नेस्ले 90 पर है, 80 पर है, उसको कौन ही छू पा रहा है, क्योंकि इक्विटी नहीं है बाज़ार में, ना नई इक्विटी आई पिछले सालों से, ना बोनस हो रहे हैं, ना स्प्लिट आ रहे हैं, तो नई इक्विटी नहीं मार्केट में आ रही है। सो आप कहाँ से फिर आप लोग पूछोगे बोनस से नई इक्विटी कैसे आ जाएगी? इससे आ जाती है कि किसी ए के पास 100 शेयर हैं, वो 200 होगा, तो उसने हमें 100 बेच दिए विद टाइम, तो कुछ नया फ्लोट मार्केट में तो आएगा एटलीस्ट। लेकिन यहाँ तो फ्लो ही नहीं आ रहा है, तो विद टाइम एक ही ट्रेजेक्ट्री पे चले जा रहे हैं। तो आराम से होल्ड करो, और इट्स अ क्वालिटी कंपनी, और नंबर इसने अच्छे दिए थे। नंबर आज ख़राब नहीं थे, नंबर बहुत बढ़िया थे। मार्केट ने भले ही क्यों उल्टा रिएक्ट किया, लेकिन वैसे नंबर अच्छे थे इसके आज। जैन इरिगेशन, SEPC, इमेजिका, HCC, हे भगवान, सारे के सारे वो नाम है जो सब रिस्की बेट हैं। खैर 2 में टर्न अराउंड की बातचीत है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है HCC, दूसरा इमेजिका। इनमें टर्न अराउंड की बातचीत है। अब कितनी ये आगे रहेगी या नहीं रहेगी वो नंबर्स पर डिपेंड करता है, बट अभी बातचीत है इमेजिका में भी और HCC में, इसलिए वो दोनों चल भी रहे हैं। HCC के केस में रेजिस्टेंस भी 32 रुपये पर, उसका ध्यान रखना। और इमेजिका बहुत टाइम से चल रहा है, 40 रुपये से चलना शुरू हुआ था और 60-65 रुपये पहुँच गया। तो ये आगे कितना और कैरी करता है पता नहीं। SEPC के केस में भी हर्ड ऑन द स्ट्रीट तो ये है कि चलना चाहिए थोड़ा और। बाकी आप मतलब ये सारे बेट ऐसे हैं कि ये चल गए तो बहुत चलेंगे, मतलब होता है ना, चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, ये वैसा हाल है इनका। तो उसका आप ज़रा ध्यान रखना, पूरा रिस्क एसोसिएट करके आप अपने साथ चल रहे हो। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो आप इनको बने रहो। अगर आपके अच्छी क्वालिटी नहीं और सिर्फ इसी में इन्वेस्टेड हो तो बड़ा ध्यान संभल कर ही कॉल लेना, और पैसा बने तो ऊपर के लेवल पर निकलते रहना। कैपिटल तो एटलीस्ट हर हाल में प्रोटेक्ट कर लेना, ये पहली प्रायोरिटी में आप ध्यान रखना। आज ये चलते हुए दिख रहे हैं, एक समय पे इन्होंने बहुत पैसा लोगों का बर्बाद किया है। एग्जाम्पल देता हूँ, SEPC जो है श्रीराम EPC के नाम से था, 330 रुपये में इसका इशू प्राइस आया था, और वहाँ से लेके आज तक ये मेडन नीचे आया है बिना स्प्लिट बोनस के। तो आप खुद ही समझ लो 13-14 रुपये का जो शेयर आज आपको दिख रहा है 15 रुपये आया हुआ, वो 330 पे था एक टाइम पर। सो ऊपर जाने की गुंजाइश तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे यहाँ पर ये ऐसा क्यों आया, उसकी वजह भी आप समझ लेना कभी। ओके, HDFC और ICICI और कोटक और इक्वल वेट इन ऑल, इज इट टाइम? नहीं, अभी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है आलम सर। अब अभी इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव होने का टाइम ही नहीं है मार्केट में कहीं पर भी। IT एक बार को हो सकता है अगर करना चाह रहे हो तो आप, फिर भी वो भी बहुत सेलेक्टिव लार्ज कैप, विप्रो, इवन TCS, इन्फोसिस, HCL या टेक महिंद्रा, इनमें एक बार को एग्रेसिवली जा सकते हो आप। बाकी किसी में भी एग्रेसिवली जाने की सिचुएशन है नहीं। मार्केट कहीं भी झटका दे गया नीचे का, अभी लग नहीं रहा किसी को कि झटका देगा, लेकिन अगर दे गया तो आपके पास और स्कोप खुल जाएगा। अभी 4 दिन का ही झटका खाया बाजार ने, मुश्किल से 19,700 से 19,200 आया आज, उसी में ही हा हो गया था बाजार में आज। आप एग्रेसिवली जाना चाहते हो तो समय अदानी में जा सकते हो, वहाँ पर रिस्क डाउन साइड लिमिटेड है,
अगर आप एग्रेसिव भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि अदानी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, इसलिए उसको छोड़ भी दो। तो आप सेक्टर वाइज जाना चाहते हो तो IT इज़ द बेस्ट सेक्टर, वो भी लार्ज कैप, क्योंकि मिड कैप बहुत चल चुका है। सो सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और बैंक में HDFC बैंक फिर भी रीजनेबली कंफर्टेबल सिचुएशन में एंटर करने के लिए, लेकिन वो टाइम बहुत लेगा वापस ऊपर आने के लिए। लेकिन बाकी आप अकॉर्डिंगली कॉल लेना। ओके, वापस लौटते हैं फेसबुक के सवालों पर, जहां पर टाटा पावर में क्या करें सर, आई कैन ऐड एट दिस लेवल, ऑल्सो योर व्यू ऑन आवास फाइनेंशियल। सर टाटा पावर के केस में आप थोड़ा विकी जी ऐड कर सकते हो। एक क्वार्टर का नंबर तो ठीक थे और डिमांड अभी पीक पर आएगी। सितंबर अक्टूबर डिमांड पीक होती है पावर की, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, नॉर्थ में भी गर्मी रहती है, सो उसकी वजह से पीक डिमांड यूजुअली हिट होती है पावर सेक्टर में यूजुअली। तो हो सकता है नंबर अच्छे हों इस बार के, लेकिन और वैसे भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कोल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, खुद भी वो बोल रहे हैं कि अच्छे नंबर, रिन्यूएबल पे काम भी कर रहे हैं, तो ऐड तो कर सकते हो टाटा पावर थोड़ा। बस ऊपर के लेवल पे था, थोड़ा हल्का भी हो गया है, तो थोड़ा कंफर्ट आ गया है यहाँ पर अब एंटर करने के लिए। कैंपस के नंबर तो वीक थे प्रेमचंद सर, आरती में भी नंबर वीक थे, लेकिन आरती केस में सब कुछ तो डिस्काउंट ही है वर्स्ट, तो आरती एक बार को फिर भी बेटर लग रहा है। कैंपस के केस में भी ऑलरेडी IPO प्राइस के आसपास आ ही गया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा एंटर किया जा सकता है। 2 नंबर तो ठीक ही लग रहे हैं एंटर करने के लिए, इवन कैंपस भी एंड आरती भी, बट अगेन थोड़ा ही एंटर करना। कोई भी निवेश का 20% 30% हिस्सा अब यहाँ पर निवेश करना, पूरा निवेश अभी मत जाना, पूरा एग्रेसिवली कुछ ही सेक्टर्स में जा सकते हो आप, या कुछ ही स्टॉक्स में जा सकते हो आप। जैसे फिर बोल रहा हूँ, IT में लार्ज कैप, बैंक्स में HDFC, इवन DMart टू सम एक्सटेंट, या क्योंकि DMart में F&O में आने की बस वो है दिक्कत, अगर वो आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और अदानी ग्रुप में सेलेक्टिव स्टॉक्स जहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, बट थोड़ा मतलब एग्रेसिव का मतलब भी 60-70% ही होता है, उससे ज़्यादा पैसा मत डाल देना। कैश हमेशा रखने के बाद 30-40%, क्या पता क्या मौका मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी ETFs बेस्ट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, शुड ऐड ऑलवेज। दास साहब, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बाजार में कुछ भी नहीं समझ में आता, सीधा निफ्टी ETF लीजिए, SIP करिए और बैठ जाइए। हर महीने, हर हफ्ते या 15 दिन, जैसा आपको SIP ठीक लगता हो, थोड़ा ETF ऐड करते रहिए और फॉल में घबराइए मत। आराम से ऐड करिए, 15-17% निकाल के दे ही देता है वो, मतलब 15-17 नहीं भी देगा, 14-15 दे ही देगा। मोटा म्यूचुअल फंड भी 12-13% देते हैं, 15-17% निफ्टी देता है इंडेक्स फंड पे। सो निफ्टी का भी मोर लेस रिटर्न इतना ही आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप आराम से उसको ऐड करिए। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, पूरी बास्केट आपको मिल रही है, बीट रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, SBI, TCS, या अगर आपको लगता है थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना है तो आप एक निफ्टी ETF के साथ बैंक ETF या IT ETF, ये 3 का कॉम्बिनेशन ही बना के एंटर कर सकते हैं। या आपको 2 लगता है इस समय IT ETF नीचे है, तो IT ETF में फिर भी जाने लगे, सबसे बड़ी वेटेज उन्हीं की है, तो उनमें बड़ा पैसा आप अभी डाल दो और निफ्टी ETF में पैसा थोड़ा स्लो कर दो। फिर विद टाइम आप उसे एडजस्ट करते रहो कि निफ्टी ETF अगर भाग गया तो निफ्टी ETF से कम करके IT में रहो, IT भाग गया तो IT को छोड़ के निफ्टी ETF में वापस आ जाओ या बैंक ETF में आ जाओ। लेकिन ये ETFs को प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम से आप उसमें एंटर कर सकते हो। सेफेस्ट ऑप्शन है अगर आपको बहुत कुछ बाजार में नहीं देखना है तो। MMTC लॉन्ग टर्म अवॉइड। त्रिपाठी सर, एक ही बात बोलूँगा, अवॉइड। इसलिए नहीं कि उस कंपनी में PSU है, बल्कि इसलिए कि उस कंपनी का बिजनेस एक बार समझ लो, लॉस मेकिंग बिजनेस है और विद टाइम उसने कुछ वेल्थ इरोड ही की है, डिस्ट्रॉय ही की है, इनफैक्ट इरोड भी क्या की है। सो बेटर ये है कि इसकी पुरानी हिस्ट्री एक बार देख लो, पुराना भाव ही देख लो गूगल में, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हो जाएगा। और अवॉइड करिए, बहुत अच्छे नाम अवेलेबल हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें पैसा डाल दीजिए। और ये टिकट साइज चक्कर में मत पड़ी कि 30 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का शेयर है, इसलिए ज़्यादा आ जाएगा, इस मेंटालिटी में मत रहिए। 30 की चीज़ इसीलिए 30 की है क्योंकि वो 30 लायक ही है 3000 की चीज़ इसीलिए 3000 की है, वो 3000 लायक है, और 20,000 की चीज़ इसीलिए 20,000 की है कि वो 20,000 लायक है, क्योंकि क्वालिटी कम्स विद द प्राइस ऑलवेज। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट क्वालिटी एट चीप प्राइस। वो सेल लगती है कभी कभी, जो कोविड में लगी थी, तो ऐसी सेल का इस्तेमाल कभी कभी आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आपको हमेशा क्वालिटी महंगी ही मिलेगी। तो क्वालिटी अगर ले रहे हो तो प्राइस भी देने के लिए तैयार रहो। और ये छोटा शेयर ले रहे हो, सुज़लॉन, HCC या से ये SEPC एंड ऑल, जितने भी अभी नाम अभी थोड़े पहले लिए थे, इनमें उम्मीद हमेशा रहती है कि टर्न अराउंड करेंगे, होंगे या नहीं ये समय बता देता है। 1 क्वार्टर हो जाएगा टर्न अराउंड, 2 क्वार्टर हो जाएगा टर्न अराउंड, 3 क्वार्टर हो जाएगा टर्न अराउंड, लेकिन ऊपर जाके फिर उसके बाद तो एक मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम आप कैच कर रहे हो, आप टर्न अराउंड नहीं पकड़ पा रहे हो। टर्न अराउंड में कभी खाली नंबर ही नहीं होते, मैनेजमेंट होता है। जैसे CG पावर था, उसमें मैनेजमेंट चेंज था, नंबर में चेंज था, डेट सिचुएशन में चेंज थी, ग्रुप में चेंज था, तो वो टर्न अराउंड था। लेकिन ये टर्न अराउंड ये सिचुएशन नहीं है, ये मोमेंटम है जिनको आप कैच करने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचिए कि ये टर्न अराउंड है। सो इसलिए
डिफरेंस करो और अच्छी क्वालिटी में रहो, ज़्यादा बेटर है। ऐसे एक बाज़ार में वापस झटका आया, सारी क्वालिटी साफ़ हो जाती, सारी क्वालिटी रिटेन हो जाती है और कचरा साफ़ हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना आप। अदानी विल्मर को ऐड कर सकते हैं एशियन पेंट से निकल के क्यों, अगर ऐड करना नया ऐड करो ना, निकलने की ज़रूरत नहीं। एशियन पेंट्स गुड टू गो अगेन और अदानी विल्मर इज़ गुड टू होल्ड सो फार। अगर आप नया नहीं ले सकते तो होल्ड कर लो। नया लेने लायक अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांस, ये दोनों के नंबर क्योंकि बहुत अच्छे थे इस बारी, इसलिए उनको ठीक लग रहा है। अदानी विल्मर के नंबर कमज़ोर है इसलिए होल्ड बोल रहा हूँ, लेकिन वो 2-3 क्वार्टर में वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ऐसी पैनिक वाली स्टेट नहीं है वहाँ पर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई।